तो मित्रों, स्वागत है एक और नई क्लास में। माइक्रोफोन मेरा चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक से कनेक्ट है? हाँ भाई, हाँ ठीक से है, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले हम पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। क्या हो रहा भैया, क्या बोल रहे भैया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हमको समझा दो कुछ। अभी समझा देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा संविधान जब बना था, जब मूल संविधान बना था ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, बड़ा कर लेता हूँ फिर समझते हैं अपन बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई, मूल संविधान जब बना था तब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दो फंडामेंटल राइट दिए गए थे। कौन सा दिया गया था? एक तो था आर्टिकल 19(1)(f) में राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था। और एक आर्टिकल 31 में, यानी कि 31 में दिया गया था क्या दिया गया था? राइट अगेंस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट, है ना। नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है इसका, पर मैं बता दूंगा मेरे को। प्रॉपर्टी बाय स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था? इसमें बोला गया था कि भाई, कोई भी व्यक्ति भारत में खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कुछ भी खरीदना चाहे, चाहे जमीन जायदाद बंगला गाड़ी ऐशो आराम, है ना, सब कुछ खरीद सकता है। एक्वायर यानी खरीद सकता है, होल्ड का मतलब रख सकता है उसको अपने पास में, और डिस्पोज ऑफ यानी उसको बेचना चाहे जब उसको बेच सकता है। ये अधिकार होगा 19(1)(f), ये फंडामेंटल राइट था। अब हटा दिया गया, ये दोनों हट गए, है ना। पहले थे, क्यों हटे वो हम सारी कहानी उस पर समझ रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि राइट टू प्रॉपर्टी का भाई फंडामेंटल राइट के साथ में क्या लड़ाई झगड़ा रहा कि उसको हटाना पड़ गया भाई मेरे। और ये जो चीज हम पढ़ेंगे ना, ये जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे ना, उसमें भी काम आएगी। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई ये वीडियो देख लो जाके, किसी ने नहीं देखी होगी तो ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो ये तो ये राइट दिया हुआ था कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको रख सकता है या फिर उसको बेच सकता है। दूसरा राइट दिया गया था कि स्टेट कोई की प्रॉपर्टी यूं ही नहीं ले सकती मन में आए जब, कि कोई की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है भाई साहब, मेरी है, पैसा लगाया मैंने, तो आप इसका मेरे को पैसा दो, कंपनसेशन दो, पूरा मार्केट प्राइस पे मैं बोलूँ उतना, तब लेके जाओ, नहीं ले जा सकते। तो ये अधिकार देता था आर्टिकल 31 की हर कोई की प्रॉपर्टी ऐसे ही स्टेट नहीं ले सकती। फिर क्या हुआ? फिर वो भैया मैं आजाद, अभी तो आजाद हो गए थे, ये बाद में संविधान बन गया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारी सरकार बन गई पहली बार, है ना। अब ये सरकार क्या चाहती थी? ये सरकार कुछ चाहती थी। ये क्या चाहती थी? स्टार्टिंग में इसके जो चाहत थी वो बहुत ही बढ़िया थी। क्या थी? ये किसानों का भला करना चाहती थी, किसानों का, फार्मर्स का, है ना। कैसे करना चाहती थी भाई? देखो, पहले क्या होता था, पहले होते थे जमींदार, जमींदार जागीरदार, इस तरीके ना। ये कुछ एक लोग होते थे, स्पेसिफिक कुछ एक लोग होते थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी भाई, बहुत फैली हुई, बहुत दूर दूर तक जमीनें, है ना। कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारी जमीन। पेन गिर गया भाई, इससे इससे क्वेश्चन आएगा ऐसे बोलते हैं। पेन गिर गया, बस टूट नहीं गया वो। कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारी जमीन, और बाकी जो गांव वाले होते थे बहुत सारे, ये मतलब ये तो कुछ लोग ही है, एक या दो गांव में, और ये बहुत सारे गांव वाले लोग, ये बेचारे इनकी जमीन पे आते थे और मजदूरी करते थे ना। मजदूरी करते थे या तो, या बेगार करते थे। बेगार जो हमने पढ़ा था ना, बेगार को बंद कर दिया गया है, तो वो बेगार करते थे। अब इन गांव वालों का इस जमीन पे कोई अधिकार नहीं था भाई, कोई अधिकार नहीं था, इस जमींदार का अधिकार था, है ना। ये बुलाता था, अपनी जमीन पे काम कराता, फिर वापस भेजता, जाओ। इनके पास, बेचारों के पास कोई जमीन नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था इनकम का। इनका इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ जमींदार की जमीन थी। उसमें भी जमींदार जिसको बुलाना चाहता उसको बुलाता, जिसको नहीं बुलाना चाहता जमींदार उसको नहीं बुलाता। उसके खाने के बेचारे के लाले पड़ जाते, उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता था। अब सरकार को क्या करना था? सरकार को करना कुछ ऐसे था, सरकार चाहती थी कि ये बिना जमीन वाले जो बहुत सारे लोग हैं, ये बेचारे अपना पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि भारत आजाद हुआ ही था। तो सरकार को इनकी परवाह थी स्टार्टिंग में, बाद में तो पता नहीं है, नहीं पता नहीं। तो सरकार चाहती थी कि भाई इनका पेट कैसे भरेगा, इतने सारे लोग, क्योंकि जमीन तो कुछ एक एक दो लोगों के हाथ में ही है भैया, कुछ लोगों के हाथ में ही है, बड़े बड़े लोगों के हाथ में बड़ी सारी जमीनें हैं, तो इनका पेट कैसे भरेगा। तो सरकार ने दिमाग लगाया, ये है गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दिमाग, क्यों ना हम इनकी जमीन, जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके टुकड़े करें, और इनको बोले कि भाई तुम एक ही आदमी हो, तो तुमको इतनी जमीन मिलेगी, फिक्स कर दे। उसके अलावा तुम्हारी जो सारी जमीन है वो हम लेके, और फिर ये बहुत सारे लोग इनमें छोटे छोटे हिस्से उनके बांट देंगे। तो हम ऐसा करें तो कैसा रहे? तो सरकार के जो चमचे थे उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो सरकार ने सोचा यही काम ठीक करते हैं, हम यही करते हैं, चलो। तो जमींदारों के पास में कानून बनाया गया कि जमींदारों की जमीन छीनी जाएगी, उनको थोड़ी सी जमीन दे दी जाएगी जितनी उनको चाहिए बस उनके काम निकालने के लिए, और बाकी जमीन को लेकर बांट दिया जाएगा इन मजदूरों में, खेतिहर मजदूरों में, और जमीन बिना जमीन वाले लोगों में, गरीबों में, ताकि वो अपनी खेती करके उस जमीन पे और अपनी
जीवन यापन कर सके। ये काम किया गया। लेकिन भैया जमींदारों का एक सिस्टम था कि जमींदार के पास में पैसा होता था, पैसा, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे से खरीद सकते हो एक वकील की सेवाएं। और ये वकील यानी कि लॉयर के पास गए, और इनको पढ़े लिखे भी होते थे ये, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके बच्चे पढ़ते थे, ये बेचारे ये गरीब किसान विसान सब ये गरीब थे, इनके पास इतनी पढ़ाई वढ़ाई थी नहीं। तो इसी सरकार ने एक कानून बनाया कि जमींदारों तुम्हारी जमीन लेके हम दे देंगे किसानों को। तो ये गए कोर्ट में लॉयर लेके और गए सुप्रीम कोर्ट सीधा, क्योंकि इनको पता था कि भाई आर्टिकल नंबर 19(1)(f बोलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो, उसको मेंटेन करके रख सकते हो, और या फिर उसको बेचना चाहो बेच सकते हो, या आपके पास अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 31 बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी सरकार यूं ही नहीं ले सकती। लेकिन सरकार यहाँ क्या करी थी, बोली कि सरकार कि हम आपको सिर्फ उतनी ही छोड़ेंगे आपके पास में जितनी आपको जरूरत है, बाकी सारी ले लेंगे फ्री में। अरे भाई फ्री में, हाँ, या फिर थोड़े बहुत कंपनसेशन में, एकदम एकदम कम कंपनसेशन में। जैसे मान लो जमीन 1 करोड़ की, सरकार बोले 10,000 रुपए लेने लो, नहीं लेने तो ये भी मत लो, हम तुम्हारी जमीन लेके जा रहे हैं। ये चल गए कोर्ट में, कोर्ट के पास जाके बोला मालिक मालिक हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। और भाई ये सुनते ही तो कान खड़े हो गए, किसके, ये सुनते ही कान खड़े हो गए भाई साहब, ये देखो ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके कान खड़े हो गए हैं, गुस्सा आ गया इसको, है कौन ले रहा है तुम्हारे फंडामेंटल राइट, मेरे को बताओ। तो इसने जाके बताया साहब सरकार ले रही है। इसने पूछा कैसे ले रही है, बोले साहब कानून ऐसे बना दिए गए जिससे हमारी जमीनें लेके बांटी जा रही है लोगों में, तो हमारा आर्टिकल 19(1)(f का राइट और आर्टिकल 31 का राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। इसने बोला अच्छा ऐसा ऐसा करिए सरकार, बोला हाँ अभी मैं उस कानून को निरस्त करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के कर दिया, उस पर कांटा लगा दिया भाई, कांटा लगा हाय लगा। ये बात जैसे सरकार के पास पहुंची, कांटा लग चुका है, सरकार ने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 31 जो है उसके नीचे एक्सेप्शन डाले, अपवाद, यानी सरकार संशोधन तो कर ही सकती है ना संविधान में, संविधान सरकार बदल सकती है। अब सरकार को पता था कि 2 आर्टिकल टांग लगा रहे, कौन कौन से, आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31। तो 31 का सरकार ने सोचा चलो इसमें इसके नीचे कुछ अपवाद हम डाल देते हैं, ठीक है, तो उन अपवादों से काम चल जाएगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने 31A डाला इसके नीचे ना, उसमें कुछ लिखा हुआ हम पढ़ेंगे बाद में, 31B डाला और 31C डाला, अपवाद डाले कि भाई ये काम हम करें तो इस आर्टिकल से हमारे काम को खराब मत करना आप। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा था, नो, सुप्रीम कोर्ट वाज गोइंग नट्स। सुप्रीम कोर्ट भैया एकदम पूरा फॉर्म में था कि सरकार फंडामेंटल राइट के हाथ तो लगा के दिखा, ससुर हम देखो इसका कैसे कांटा लगाते हैं, कांटा लगा, ये चलता रहता था कोर्ट में हमेशा गाना, कांटा लगा हाय लगा, बस सुप्रीम कोर्ट कांटा लगाता था। तो इन्होंने देखा सरकार बोलने भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करें। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, क्यों ना हम इस आर्टिकल 19(1)(f और इस आर्टिकल 31 को ही ससुर हटा दें, हम खुद इस पे ही कांटा लगा दें, संविधान से हटा दें, तो फिर ना ही तो कोई ऐसा हम जो कानून बनाएंगे जमीन लेने का वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ना ही सुप्रीम कोर्ट फिर इन आर्टिकल को देख के उस पर कांटा लगा सके, क्योंकि हम ये आर्टिकल ही हटा देंगे भाई, ये देखो ये हमने इरेजर लिया और हम इस आर्टिकल को ऐसे हटा देंगे संविधान से, ऐसे ऐसे करके। अच्छा हाँ, तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने भाई वही किया जो करना था, उसने आर्टिकल 19(1)(f हटा दिया एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से, और आर्टिकल 31 भी हटा दिया, दोनों के कांटा लगा हाय लगा सरकार ने कर दिया। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सरकार ने कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। फिर हटा तो दिया भैया, ये दोनों फंडामेंटल राइट हट चुके हैं, यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो फंडामेंटल राइट हमको मिले हुए थे पहले मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अब हटा दिया सरकार ने। बोला अब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा मैं बताता हूं, देखो क्या किया। फंडामेंटल राइट से तो सरकार ने उसको हटा दिया, आर्टिकल 19(1)(f और 31 को, और एक नया आर्टिकल जोड़ा संविधान में 300A है ना, 300A। ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता, ये संविधान के अगले बहुत 12वें पार्ट में था, शायद 12वें पार्ट में था, है ना। ये फंडामेंटल राइट तो 3rd पार्ट में आते हैं, है ना, ये 12वें पार्ट में जोड़ दिया आगे ले जाके, जितना आगे उतना कम वैल्यू का। तो 300A में एक जोड़ा गया ये राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कुछ ऐसा हो गया इसके साथ में, राइट टू प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे कोई आदमी कलेक्टर हो और कलेक्टर से पकड़ के उसको बना दिया जाए नीचे बाबू यानी उसका डिमोशन हो जाए, है ना, वैसा ही कुछ हो गया इसके साथ में कि जो राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या हुआ करता था, एक फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट भाई साहब, फंडामेंटल राइट इज्जत है, औकात है फंडामेंटल राइट की, ऐसे नहीं ऐसे कोई जब बीच रोड पे फंडामेंटल राइट चलता है तो दूसरे जो राइट उनको बोलता है क्या देख रहा है, ये तो देख फंडामेंटल टैग लगा हुआ है, पार्ट 3 में रहता हूँ मैं। जैसे कोई बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं ना लोग, वो बोलते हैं कि फलानी पोस्ट कॉलोनी में उधर रहता हूँ, ये भी बोलता है फंडामेंटल राइट जो होता है ना, वो भी बोलता है कि मैं पार्ट 3 में रहता हूँ, ऐसे छेड़ नहीं सकती सरकार मेरे को।
ये बेचारा पार्ट 3 में रहता था, इसको पार्ट 3 से निकाल के पार्ट 12 में डाल दिया। ओहो, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, हटा के 1300 ए में डाल के इसको एक स्टेट्यूटरी राइट बना दिया। अरे यार, डिमोशन कर दिया इसका, कलेक्टर से बना दिया इसको बाबू, फंडामेंटल राइट से सीधा बना दिया इसको। अरे भाई क्या हो गया? नो नो नो, फंडामेंटल राइट से सीधा इसको बना दिया। ये क्या हो गया? ओके, ये कैसे हटेगा? हाउ दिस विल, अच्छा यहां से मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो भाई फंडामेंटल राइट था कहां पे? राइट टू प्रॉपर्टी, सीधा उसका डिमोशन करके उसको बना दिया स्टेट्यूटरी राइट। लिख दो यहां पे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था मित्रों, उसको फंडामेंटल राइट वो हुआ करता था उससे हटा के उसको बना दिया गया स्टेट्यूटरी राइट, डिमोशन उसका कर दिया। अब ये करने से सरकार को फायदा क्या हुआ भाई? क्या फायदा हुआ? फायदा ही हुआ कि अब सरकार ने कुछ सिस्टम बदले। पहले क्या हुआ करता था कि आर्टिकल 19(1)(f तो किसी को भी ये पावर देता था, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार देता था कि वो राइट टू अक्वायर कर सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मेंटेन कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है ना, और या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेच सकता है। ये आदमी के पास राइट होगा, उससे जबरदस्ती नहीं की जाएगी। और जो आर्टिकल 31 था वो क्या बोलता था कि केवल और केवल पब्लिक पर्पज के लिए ही सरकार किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, ठीक है, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, और उसके साथ में सरकार को उसको कंपनसेशन भी देना होगा। अब भाई सरकार के पास इतने पैसे थोड़े थे कि सारे के सारे जमींदारों को मार्केट रेट पे इतना कंपनसेशन दे। मेन चीज तो कंपनसेशन की थी ना भाई, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही थी वो इसी की तो आ रही थी, कंपनसेशन। जमींदारों को बहुत पैसा चाहिए था अपनी जमीनों के लिए कि भाई ले जाओ जमीन, कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा लेके जाओ। सरकार पैसा देना नहीं चाहती, सरकार बोलती है फ्री में इनकी जमीन ले लें और गरीबों को बांट दें। तो ये कंपनसेशन ही सारा कांड करवा रहा था। तो सरकार ने यही तो किया फिर, जब फंडामेंटल राइट से इन दोनों राइटों को हटाया और स्टेट्यूटरी राइट इसको बनाया, तो भाई उसमें ये तो लिख दिया 300(a) में ये तो लिख दिया सरकार ने कि भाई जो है सरकार बिना किसी कानून के, अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना, किसी की भी अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेगी, यानी बिना कानून की शक्ति के, बिना कानून की आज्ञा के किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं लेगी सरकार। यानी अगर लेगी तो उसके लिए कोई कानून बनाया जाएगा पहले, या फिर पहले से कोई कानून बनाया उसमें कोई लिखा हुआ होना चाहिए उसके बारे में कि ये प्रॉपर्टी सरकार ले सकती, तभी वो लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। लेकिन कंपनसेशन को भूल गए भाई, वो कंपनसेशन को भूल गए। कंपनसेशन फंडामेंटल राइट नहीं रहा, है ना। तो अब इससे हुआ क्या कि भाई जो अधिकार पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको स्टेट्यूटरी राइट बनाने से हुआ क्या कि पहले अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी ढंग से नहीं लेती, गलत तरीके से लेती, तो वो सीधा भाग के जाता सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो तोप है भाई, सुप्रीम कोर्ट तोप है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट चला जाता, सुप्रीम कोर्ट उस कानून पे कांटा लगाता, कांटा लगा, कांटा लगा, हाय लगा, ये होता रहता था। लेकिन अब स्टेट्यूटरी राइट बना दिया गया तो अब डायरेक्ट वो 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हमने जब आर्टिकल 32 पढ़ा था, जो कि थोड़े दिन पहले पढ़ा है, अभी याद नहीं है तो तुम्हारी गलती मेरी नहीं, तो 32 में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि आर्टिकल 32 ओनली एंड ओनली अप्लाइज इन द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों के उल्लंघन के केस में ही आर्टिकल 32 लगाया जा सकता है और किसी केस में आर्टिकल 32 नहीं लगाया जा सकता। तो अब वो जमींदार, अब वो जागीरदार जो है, जिनकी जमीनें लेने के लिए कानून बनाया जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि साहब देखो हमारे फंडामेंटल राइट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कांटा लगा नहीं कर सकता, क्योंकि अब बना दिया गया इसको स्टेट्यूटरी राइट। तो अब वो जाए तो 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जा सकते भैया, है ना। और हाई कोर्टों का सिस्टम बहुत क्या बोलते हैं, धीरे धीरे चल रहा था उस टाइम पे। तो ये किया गया। और दूसरा कंपनसेशन, कंपनसेशन जो मेन चीज थी, क्षतिपूर्ति, कि भाई पैसा दो, जमीन ले, पैसा दो। सरकार बिना पैसा देने चाहती थी, सरकार चाहती थी फ्री में जमीन मिल जाए और बांट दे उनको, है ना, एक से लें और बहुत सारे को बांट दे, पैसा नहीं देना पड़े, फ्री हो। तो कंपनसेशन का भी सिस्टम हटा दिया। तो आज की डेट में क्या सिस्टम चल रहा है राइट टू प्रॉपर्टी का? आज की डेट में क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है भाई? प्रेजेंट पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन देखो मैं बताता हूं, आप समझो बात को। पहली बात तो ये कि राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इतनी तो माथापड़ी हमने की इतनी देर, यही समझने के लिए तो की, फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, दूसरा अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक स्टेट्यूटरी राइट है, कौन से आर्टिकल में आता है? 1300(a) में, ठीक है। आज की डेट में राइट टू कंपनसेशन भी जो है वो भी फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी किसी की जमीन लेगी सरकार तो उसको कंपनसेशन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज ये आर्टिकल 300(a) जो है ना, ये किसी की प्रॉपर्टी को
आर्बिट्रेरी यानी मन मर्जी वाले, TRARY, आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता। मतलब समझो इसका, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब क्या है कि संसद चाहे तो कानून बना के किसी की भी प्रॉपर्टी लेने का कोई भी कानून बना सकती है। और अगर कानून एक बार बन गया, कानून में लिख दिया कि इतने इतने से जमीन ज्यादा जिनके पास, मान लो लिख दे कि 10 बीघा से ज्यादा जिसके पास भी जमीन है उसकी जमीन लेके जितनी भी ज्यादा है बाकी गरीबों में बांट दी जाएगी। तो अगर कानून में लिख दिया गया तो फिर जमीन ली जाएगी और बांटी जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, कोई का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव एक्शन है। यानी पूरी हमारी जो लेजिस्लेचर है, संसद है, उसने कानून बनाया पहले और उस कानून के हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन दूसरी जगह देखो कि एग्जीक्यूटिव कलेक्टर है भाई, कलेक्टर है ना, कहीं का कलेक्टर है, उस कलेक्टर को प्रधानमंत्री ने बोला, ओ कलेक्टर सुन, तो इसने बोला हाँ जी बोलो, जा 10 बीघा से ऊपर जिसकी भी जमीन ना, मेरे को सपना आ गया कि भाई ये काम मुझे करना है, 10 बीघा से ऊपर जिसकी भी जमीन है वो छीन और उसको गरीबों में बांट दे। तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसके लिए कोई कानून नहीं बना, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ने दूसरे एग्जीक्यूटिव को बोला कि भाई तू ये कर, और उसने जाके मान लो कर दिया, तो फिर ये आदमी कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट जो है इसको निरस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन है। इसके पीछे कानून कहां है भाई? हाई कोर्ट बोलेगा कौन से कानून के तहत तुम गए, तो बोलेगा साहब मेरे को तो प्रधानमंत्री जी मिला, तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना वो काम नहीं होगा मुन्ना, कानून के हिसाब से कर सकते हो तुम, क्योंकि अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी एक स्टेट्यूटरी राइट है आर्टिकल 300A में। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा जी, ये हमने समझ लिया। और क्या बच गया? और मैंने ये तो लिखाया नहीं, मैं लिखा देता हूं कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी अगर कोई का वोयलेट होता है 300A में, जो कि स्टेट्यूटरी राइट है, तो आदमी अब हाई कोर्ट जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, टिकट टू सुप्रीम कोर्ट अब बंद हो गई है। ठीक है, नहीं जा सकते। अपील में फिर हाई कोर्ट बोले कि हाँ भाई जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो, हाई कोर्ट यहाँ मना कर देगा अपील में भी नहीं जा सकते, तो अपील में भी नहीं जा सकते। ये हो गया बात, है ना। और क्या है? और भैया ये सारा राइट टू प्रॉपर्टी हमारे ख्याल से हो गया हमारा पूरा, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का क्या हिसाब किताब आज की डेट में चल रहा है वो सारा मैंने बता दिया। और अब इसको पढ़ लेते हैं ताकि हम पढ़ के समझ सकें कि क्या क्या लिखा हुआ है। चलो, originally the right to property was one of the 7 fundamental rights under part 3 of the constitution. It was dealt by article 19(1)(f) and article 31. Article 19(1)(f) guaranteed to every citizen the right to acquire, hold and dispose of property. Article 31 on the other hand guaranteed every person, whether citizen or not citizen, right against deprivation of his property. तो ये बोला कि 19(1)(f) में हुआ करता था पहले फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके साथ में आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। 19(1)(f) जो आर्टिकल था वो दिया करता था लोगों को अधिकार कि वो कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और बेच सकते हैं उसको। और आर्टिकल 31 जो है, देखो आर्टिकल 19 तो सिर्फ सिटीजन को मिलता था, 19 वाला था ना 19(1)(f), वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन यानी भारत के नागरिकों को मिलता था। लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो ना सिर्फ सिटीजन को बल्कि नॉन सिटीजन को भी मिलता है। 31 सॉरी, आर्टिकल 31 जो है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलता था। और आर्टिकल 31 में क्या लिखा हुआ था कि राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी को निकाल देना उसकी प्रॉपर्टी से, यानी मेरी प्रॉपर्टी है मेरे को धक्के मार के निकाल दिया, तो भाई वो मुझे नहीं कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि आर्टिकल 31 उस टाइम पे मुझे ये पावर देता था। इट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 31 बोलता कि भाई कानून बना के किसी को निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे किसी को नहीं निकाल सकते मन मर्जी से किसी की भी प्रॉपर्टी से। अच्छा, इट एम्पावर्ड द स्टेट टू एक्वायर रिक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन 2 कंडीशन। इसने बोला कि सिर्फ कानून बना के किसी को किसी की प्रॉपर्टी से भगा सकते हो, और वो भी 2 कंडीशन में। किसमें? या पहला तो कानून पब्लिक पर्पज के लिए होना चाहिए, इट शुड बी फॉर पब्लिक पर्पज, और दूसरा कंपनसेशन दे उसके लिए, इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट टू द ओनर, यानी जितनी उसकी मार्केट प्राइस है जो भी है उस हिसाब से उसको कंपनसेशन दो। अभी कंपनसेशन वाला झंझट लटकता था, सरकार कम देती थी, वो कोर्ट में चले जाते थे, बोलते साहब आज की डेट में जमीन तो इतने रुपए की हो रही है, सरकार तो ये टुच्चा शाम को कंपनसेशन दे रही है, आप सरकार को बोलो हमारा कंपनसेशन बढ़ाए। कोर्ट बोलता बढ़ाओ, सरकार पैसे नहीं सरकार के पास कहां से बढ़ाएगी, तो जब तक कंपनसेशन नहीं आएगा तब तक जमीन नहीं ले सकती, जब तक जमीन नहीं ले सकती तब तक दे नहीं सकती उन लोगों को जिनको देना चाहते हैं सरकार। तो ये सारा झंझट चल रहा था, इसलिए फिर हटा दिया गया उसको। ठीक है। Since the commencement of the Constitution, the fundamental right to property has been most controversial. It has caused confrontation between the Supreme Court and the Parliament. It has led to the number of Constitution amendment. तो ये fundamental right प्रॉपर्टी वाले की वजह से कि इसमें कंपनसेशन का अधिकार दिया हुआ था, उस वजह से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत भैया बहुत एकदम तकरार हुई है, बहुत इसके बीच कहा सुनी हुई है। और उसी वजह से ना सरकार को बहुत सारे अमेंडमेंट भी लाने पड़े इस राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से। फर्स्ट अमेंडमेंट, सबसे पहला भाई साहब, सबसे पहला अमेंडमेंट जो हमारे संविधान में आया है वो इसी वजह से आया, राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से। पहला अमेंडमेंट है ना, 4 नंबर का अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट। 42nd तक तो चलो अमेंडमेंट ही किए जा रहे थे,
लेकिन 44th में तो फिर बोला कि सालो इस अधिकार को हटा देते हैं, हम इस फंडामेंटल राइट को हटा देते हैं। तो देखो क्या किया गया। Therefore, the 44th Amendment Act of 1978 abolished the right to property as fundamental right by repealing Article 19(1)(f) and Article 31 from Part 3। तो 44th Amendment जो आई थी 1978 में, उसने फंडामेंटल राइट के नाम से हटा दिया इसको। क्या से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही नहीं है, झंझट खत्म सब कुछ। Instead, the Act inserted a new Article 300A in Part 12 under the heading Right to Property. It provided that no person shall be deprived of his property except the authority of law. Thus, the right to property still remains legal right or a constitutional right, though no longer fundamental right. It is not part of the basic structure of the Constitution. तो इसने बोला कि साहब फिर उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद नया आर्टिकल 300A जोड़ा गया, और आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, क्योंकि हम जब बेसिक स्ट्रक्चर की क्लास देखेंगे, पूरी पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आएगा बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी का नाम इसमें बार बार में क्यों आ रहा है। अच्छा, द राइट टू प्रॉपर्टी एज लीगल राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स हैज द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। तो भाई इसको लीगल राइट बनाने से क्या हुआ, इसको कलेक्टर से बाबू बनाने से क्या फर्क पड़ा, वो मैंने बताया था, वही चीजें लिखी हुई। इट कैन बी रेगुलेटेड दैट curtailed, abridged एंड मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। तो क्योंकि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है, तो फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भैया बहुत माथाफोड़ी वाली प्रोसेस, बड़ी भारी भरकम है, जो हम देखेंगे आर्टिकल 360 जब हम पढ़ेंगे जब, तो इसको अमेंड करने की प्रोसेस तो बड़ी भारी भरकम है। लेकिन स्टैट्यूटरी राइट को अमेंड करने के लिए सिर्फ एक सिंपल लॉ बनाओ, सिंपल कानून पास कराओ सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में, और भैया हो गया अमेंड। तो अमेंड करना, इसको बदलना सरकार के लिए बहुत आसान हो गया। पहली बात तो ये हुई। इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ये मैंने बता ही दिया अभी कि प्रधानमंत्री कलेक्टर को फोन करके बोले कि भाई 10 बीघा से ऊपर वाले की ले ले जमीन, तो वो नहीं चलेगा, कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर जो है ना वही इस पे कानून बना सकती है, एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ वायलेशन द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। 2 सेकंड देना मुझे। हाँ जी, तो क्या बात कर रहे थे हम। In case of violation, the aggrieved person cannot directly move the Supreme Court under Article 32. Right to constitutional remedies for enforcement. He can move to High Court under Article 226. तो मैंने बताया था आर्टिकल 32 में नहीं जा सकता आप सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों नहीं जा सकता भाई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास वही जा सकता है जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। लेकिन अभी तो इसको फंडामेंटल राइट ही नहीं रखा भैया, इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से ही हटा दिया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता आर्टिकल 32 में। हाँ, हाई कोर्ट जाना चाहे वहाँ जा सकता है, बिल्कुल, उसमें कोई नहीं रोकेगा। No guaranteed right to the compensation in case of acquisition or requisition of the private property by the state। तो बोले कंपनसेशन का साहब गारंटीड राइट नहीं दे रहे हम। हाँ, देना चाहे हम दे सकते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति सरकार चाहे देना तो दे सकती है, नहीं देगी। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी है जहां पे कंपनसेशन सरकार को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा भाई। एक तो पहला तो वहां पे जहां पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर कर रही है, जो हमने आर्टिकल 30 में भी पढ़ा था, वहां पे सरकार को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति जो कि अपनी जमीन को कृषि यानी कि खेती करने में काम में ले रहा है, उसकी जमीन सरकार एक्वायर करती है, तो फिर उस केस में कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। ये लिखा हुआ देखो। Though the fundamental right to property under Part 3 has been abolished, the Part 3 still carries 2 provision which provides for the guaranteed right to compensation in case of acquisition of requisition of the private property by the state. These 2 cases where compensation has to be paid are when the state acquired the property of the minority educational institution, Article 30 की बात की जा रही है, when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation। personal cultivation का मतलब क्या होगा कि खुद ही उस पर खेती कर रहा ब्रो, खुद, जमींदारों वाला सिस्टम नहीं कि जमीन तो हमारी है, खेती दूसरे लोग करेंगे, नहीं। एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स। तो ये सीलिंग लिमिट क्या होती है, ये देखो नगर पालिका, ये सीलिंग लिमिट कुछ इस तरीके से दी हुई है मेरे प्यारे मित्रों। एक तो पर्सनल कल्टीवेशन में होनी चाहिए, दूसरी सीलिंग लिमिट है, ये मान लो जमीन है, ठीक है, और इसके पास में बड़ा शहर है, यानी मान लो जयपुर है ये, है ना। अब जयपुर के पास में अगर कोई खेत है तो भाई वो खेत माना जाएगा क्या? सबको पता है भाई वो खेत नहीं है, फिर वो उस पर कभी ना कभी तो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेगी, वो बहुत करोड़ों में बिकेगा, तो फिर उसको खेत नहीं माना जाता ना।
खेत वो है जो भाई बहुत दूर है, वहां पे सच में खेती की जा रही है भाई, वो जमीन उसी के लिए काम आ सकती है अभी तो, खेती के लिए। जयपुर के पास की जमीन को खेती के लिए काम मिलेगा कोई नहीं, वो तो करोड़ों अरबों में बिकेगी, उस पर तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बनकर, घोंसले बन बन के छोटे छोटे, उनमें इंसानों को रखा जाएगा। तो ये बात है, तो वो बोल रहा है कि ये सीलिंग लिमिट में होनी चाहिए, मतलब ये एकदम किसी बड़ी बड़े शहर के बड़े पास में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दूर होनी चाहिए, तब उसको हम मानेंगे कि वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें गारंटीड कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है। The first provision was added by 44th Amendment Act 1978, while the second provision was added by 17th Amendment Act 1964. याद करना चाहो कर लो, नहीं काम की बात नहीं है। Further, Article 31, 31A, B, C have been retained as exception to the fundamental rights. तो भाई A, B, C जो डाले गए थे ना, मैंने बताया था पहले कि ये सबसे पहले एक्सेप्शन डाली गई थी 31 की, तो इनको रखा गया, एक्सेप्शंस को रखा गया, मेन जो राइट आर्टिकल था उसको हटा दिया। मतलब जो मेन पहले 31 ही तो था, उसकी फिर एक्सेप्शन के रूप में 31A, 31B, 31C डाला, तो मेन चीज तो हट गई, पर एक्सेप्शन आज भी पड़े हैं भाई, देखो क्या गजब काम हो रहा। और ये एक्सेप्शन तो फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई लोगों बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको दबा के देखो एक बार, बहुत ऐसे सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उसको दबाओगे तो और मजा आएगा तुमको। और उधर जो है प्लेलिस्ट आ रही है पूरी, उसमें सारी की सारी वीडियो मैंने जो अभी तक बनाई, आगे बनाऊंगा, और जो भी मैं करूंगा सब कुछ उसमें आएगा। तो पॉलिटी पढ़नी है उस प्लेलिस्ट से पूरी पढ़ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर से चल रहे हैं अपन एकदम धीरे धीरे, है ना। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।